नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाएं। नया टॉपिक है, नए जोश के साथ में जुड़ जाइएगा और बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अपने शब्दों में सरल भाषा में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे। जो भाई नए जुड़े हैं अभी चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है आप लोगों का। और भाई प्रॉपर अपनी नोटबुक खोलें और उसमें लिखते हुए जाएंगे। जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो अपना कंटिन्यू करें। जो लोग नए जुड़े हैं भाई वो प्ले लिस्ट में जाकर के दोबारा से सभी क्लासेस को देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। ऑफलाइन क्लास की तरफ बढ़ा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखिएगा, सिंचाई परियोजनाएं आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। देखिए सिंचाई क्या होती है। सिंचाई कहते हैं कि हमारी जो फसल है, ठीक है, उनको कृत्रिम रूप से पानी, जैसे नदियों के माध्यम से, जैसे कुएं, ट्यूबवेल, नलकूप के माध्यम से हम पानी दे रहे हैं, झीलों से नहर निकाल ली उससे पानी दे रहे हैं, तो सिंचाई। देखो यहीं से समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं। मैं लिखाता हुआ चलूंगा, प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, आराम से लिखो, सत्ता से लिखिएगा। पहले सिंचाई भी लिखा देता हूँ कि सिंचाई होती क्या है। देखो भाई सिंचाई, ठीक है, सिंचाई क्या होती है, सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई की परिभाषा देखो, फसलों को लिखेंगे, फसलों को आराम से लिखें मेरे साथ, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना, ठीक है। पानी देना क्या कहलाता भाई, आपकी डॉट 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 सिंचाई कहलाता है भाई, ठीक है। अब सिंचाई की सर आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, सर आवश्यकता क्यों, बिल्कुल डिटेल में जीरो लेवल से टॉप लेवल तक की चीज़ें कराऊंगा, बशर्ते आप समझते हैं। देखिए सिंचाई की ज़रूरत क्यों पड़ी है। सिंचाई की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भाई ये हमारा जो जल स्तर है, एक तो जो भूजल स्तर है वो नीचे चला गया, दूसरे हमारे राजस्थान में क्या है, वर्षा में बहुत ज़्यादा विषमताएं पाई जाती हैं, पानी बहुत कम पड़ता है, ठीक है। तो लिखना चाहें तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो, क्या लिखेंगे, वर्षा की कमी हो रही है सर, एक तो वर्षा की कमी, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट लिख लो, जो हमारा जो भूजल स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है भाई, ठीक है, 1000 फीट नीचे तक पानी पहुंच गया। अब फसल के लिए कैसे लेके आए पानी, ठीक है भाई, तो क्या कहेंगे, भूजल स्तर में गिरावट, भूजल स्तर में क्या हुई, गिरावट हुई सर, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई वर्षा की अनियमितता, ये भी सर लिखना चाहो तो ये उसी से संबंधित है, वर्षा की अनियमितता, ठीक है भाई। ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिस वजह से हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें भाई, फसलों, क्योंकि फसल नहीं होगी ना तो भाई कैसे जीवन या किसान आदमी कैसे आजीविका चला पाएगा। और हमारे राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में भी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना ग्रामीण क्षेत्रों जो निवास करते हैं वो डिपेंडेंट है किस पर, फसलों पर डिपेंडेंट है। लगभग 57% तक के समथिंग तो हमारे राजस्थान में ही जो आजीविका का जो प्रथम सोर्स है लोगों के लिए वो क्या है, कृषि है। तो ये थी आपकी, देखिए सिंचाई परियोजना समझ में आया। देखिए सिंचाई का मतलब फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना। आवश्यकता क्यों पड़ी कि सर क्योंकि वर्षा की कमी हो, वर्षा नहीं हो रही है हमारे यहाँ पे, भूजल स्तर गिरता हुआ जा रहा है, वर्षा की कोई अनियमितता है, कोई बहुत ज़्यादा विषमताएं पाई जाती, समझ से आया यहाँ तक। चलो अब यहाँ से सिंचाई परियोजना, सिंचाई से ही यहीं से पॉइंट जोड़ते हुए चलेंगे। राजस्थान में कुल सिंचित भूमि कितनी है सर, कुल सिंचित भूमि कितनी है सर, राजस्थान में कुल सिंचित, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, टेंशन ना लें। राजस्थान में क्वेश्चन आया, ये बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में कुल सिंचित भूमि कितनी है, तो आपको बताना होगा 88.20 लाख हेक्टेयर। कितना, 88.20 लाख हेक्टेयर भूमि सर। कितनी भूमि है राजस्थान में जो सिंचित भूमि है, सिंचित बोले तो जिसको सिंचाई की जा रही है। अब सिंचाई कैसे हो सकती है, एक मिनट, ठीक है, सिंचाई की बात करें। अब इसमें से जैसे कुछ नहर परियोजनाओं से कर लेंगे, ठीक है, कुछ क्या है, देखो एक तो नहर से करेंगे। राजस्थान की बात करें, कुछ सिंचाई के साधन पर थोड़ा सा इधर चर्चा कर लेता हूँ एक मिनट, थोड़े समय के लिए। इधर देखो सिंचाई के साधन क्या है, देखो साधन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सिंचाई के साधन क्या क्या हो सकते हैं सर, देखो एक तो नहर वगैरह तो ये कर ही रहे हो आप लोग, एक तो कुओं से करते हैं, क्या, कुएं, ठीक है, और नलकूप या बोले तो ट्यूबवेल, कुएं, नलकूप, ट्यूबवेल, आपका नहर हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, और झील हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट है जो सीधा पूछा जाता है, ये मैं इसलिए लिखा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए सिंचाई की मुख्य रूप से साधनों, जैसे कुओं से भी करते हैं हम,
एक तो सिंचाई, एक तो परियोजनाओं से करेंगे, वो ये एक बार समझो, सिंचाई की साधनों परियोजनाएं हैं, लेकिन परियोजनाओं के बारे में वही भी समझाऊंगा। देखो राजस्थान में कुल सिंचित भूमि कितनी है? 88.20 लाख हेक्टेयर भूमि है, ठीक है सर। जिसमें सिंचाई की साधनों की बात करें, देखिए ये कुएं हैं, ये कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। कुएं और नलकूपों को दोनों को मिलाएंगे लगभग 72% तक जो सिंचाई होती है ना, किसके बजाय, जो सिंचाई परियोजनाओं के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर देंगे, यहाँ पर यह है जयपुर में, कहाँ पर कुओं से सिंचाई कहाँ होती है सर? आपको बताना है जयपुर में। और नलकूप या ट्यूबवेल से बात करें तो भरतपुर, कहाँ पर होती है? भरतपुर में। नेक्स्ट बात करें नहरों के द्वारा कहां से होती है? तालाब से, देखो भीलवाड़ा। तालाब से कहां से होती है? भीलवाड़ा। झीलों से कहां होगी सर? झीलों से आपकी उदयपुर। अब नहर का तो बता दीजिएगा आप लोग। ये आपके लिए ये क्या है? ये आपको टास्क है आप लोगों के लिए, आज का काम है ये आपको बताना है कि नहरों से सिंचाई किस जिले में होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। और हिंट के लिए इंदिरा गांधी नहर कुछ भी समझ लो, लेकिन आपको बताना है, समझेंगे कि कुओं के द्वारा जो सिंचाई कहाँ होती है सर्वाधिक, तो जयपुर में बताना है। नलकूप के द्वारा, नलकूप को ही ट्यूबवेल बोलते हैं, नलकूप या ट्यूबवेल के द्वारा भरतपुर में। नहरों के द्वारा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप बताएंगे कमेंट करके, तालाब के द्वारा भीलवाड़ा में, और झीलों के द्वारा उदयपुर। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। कुल सिंचित भूमि कितनी है सर? ये 88.20 लाख हेक्टेयर। अब बात करें हम इसमें सिंचाई परियोजनाओं से कितनी से, देखो सिंचाई जो परियोजना है ना, लिखिएगा, सिंचाई परियोजनाओं से प्रॉपर नोट्स बना लेंगे ना, सच बता रहा हूं भाई, किसी भी ऑफलाइन क्लास में चले बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहा हूं आपको, बशर्ते आप विश्वास के साथ में पढ़ते जाइएगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आप लोगों की। सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित भूमि कितनी है सर? सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित भूमि कितनी है सर? तो सिंचाई परियोजनाओं से सिंचित भूमि की बात करें तो एक आंकड़ा ध्यान रखें, 39 लाख हेक्टेयर। कितना? 39 लाख हेक्टेयर। कितना? 39 लाख हेक्टेयर। कितना है भाई? सिंचाई परियोजनाओं से कितना है? इसी के साथ तो कुछ नई रिपोर्टों में ऐसा भी बताया जाता है, देखो वैसे कितना है 39 लाख हेक्टेयर, लेकिन कभी अभी मैं गूगल सर्च करके देखा था मैंने, क्योंकि हर चीज को रिसर्च करके ही मैं आपके पास सामने आता हूं यहाँ पर, तो उसमें बताया गया कितना, उसमें बताया गया लगभग 42.91 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से अब यही पूछा गया, बड़े बड़े ऑथेंटिक किताब में यही मेंशन किया गया है। कौन सा? 39 लाख हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित की जाती है, किसके द्वारा? सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा। सर जो सिंचित की जाती है ना ये भूमि, सिंचित जो भूमि की जाती है ना सर, यहीं से जोड़ते चलेंगे, सिंचित की जाती है ना भूमि सर, किस किस से की जाती है? देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थे, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं आपको पता है, गंग नहर है, चंबल है, इन जो तीन मुख्य नहर है जिनसे कि सर्वाधिक क्षेत्र को क्या सिंचित किया जाता है। कौन सी? एक तो आईजीएनपी की बात करें, कौन सी है? आईजीएनपी की बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा क्लास करवाऊंगा एक क्लास से आईजीएनपी को डेडिकेटेड, कोई सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, कल की क्लास में करेंगे आईजीएनपी को पढ़ेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें, गंग नहर की बात करें सर, कौन सी नहर? गंग नहर को हम आज ही पढ़ लेंगे, गंग नहर को आज पढ़ लेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाएगा हमें। और आपकी चंबल, ठीक है, इनको, ये जो परियोजना है इनसे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सर्वाधिक एक क्वेश्चन आता है, योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान क्वेश्चन है, सर्वाधिक योगदान किस, कौन सी परियोजना का? तो आपको बताना है जो लघु परियोजना है, कौन सी? लघु जो परियोजना है ना, लघु परियोजनाओं का सर्वाधिक योगदान है भाई, ठीक है। लघु परियोजनाओं की बात करें राजस्थान में तो 41 है। कितनी है? 41, कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, 41 है। बृहद परियोजनाएं आपकी 7 है, और मध्यम परियोजनाएं लगभग आपकी कितनी है? 5 है, और कुल मिलाकर के लगभग 53 आपकी जो सिंचाई परियोजना आपको देखने को मिलेंगी। समझ आया? ठीक है, इन सिंचाई परियोजनाओं को भी हम आगे पढ़ेंगे। एक बार दोबारा से मैं रिवीजन करवाता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे फिर लेके चलता हूँ। देखो सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ रहे थे हम। सिंचाई किसे कहते हैं? फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है सर, ठीक है। सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सर सबसे पहली बात है कि वर्षा की कमी है सर हमारे यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। और जो भूजल स्तर है सर वो गिरता हुआ जा रहा है, इसलिए हमें सिंचाई की जरूरत क्योंकि फसलों के लिए चाहिए। और दूसरा वर्षा की अनियमितता है सर, वर्षा नहीं होती हमारे यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर अधिकांश लोग किस पर डिपेंडेंट है? कृषि पर डिपेंडेंट है, ये भी समझा। राजस्थान में कुल सिंचित भूमि कितनी है? 88.20 लाख हेक्टेयर भूमि है, ये भी आपको याद आया होगा। मैंने बताया इसी के साथ में सिंचाई के साधन क्या क्या है, तो परियोजनाओं से करेंगे। इसके साथ में देखो कुएं से बताया मैंने, कहाँ से होगी? जयपुर में होगी। नलकूप या ट्यूबवेल से मैंने बताया भरतपुर में सिंचाई होगी। नहरें ये आप लोगों के लिए कहाँ से होता है ये बताएंगे कमेंट करके। और तालाब से भीलवाड़ा में, और झीलों के द्वारा उदयपुर में सिंचाई की जाती है, ये मुख्य रूप से पूछा जाता है, जो कि आपको ध्यान भी रखना होगा। समझ आया? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक आप नोट करें तो नोट कर लो, अदरवाइज कुछ चीजें इधर लिखा देता हूँ, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो इसके साथ ही
मिटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ तक आ गया समझ में। और देखो जो सिंचाई परियोजना सिंचित भूमि कितने 39 लाख हेक्टेयर है। और सर्वाधिक योगदान जैसे परियोजना कौन सी है, एक तो बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाऊंगा आगे, और एक आपकी बृहद, मध्यम और लघु परियोजना। तो बृहद परियोजना कितनी है आपकी राजस्थान में सर 7 है, मध्यम कितनी है सर 5 है, लघु कितनी है सर 41 है, 41 है, कुल मिलाकर 53 है। कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, बाकी का यही आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक योगदान के जो सिंचित की जाती है ना भूमि, तो योगदान की बात करें तो छोटी छोटी नहरें हैं भाई, तो उनका ज्यादा योगदान है, तो आपको बताना है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे और समझते हुए जाएंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट। ये भाई बोर्ड गिर गया, ये बोर्ड ऐसा ही है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गिर जाता है, मैं सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है ना। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, सिलेंडर गिर गया है, कोई सिलेंडर से खिसक गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देखो आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ आया। चलो मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। अभी ऊपर में टेम्परेरी के काम के लिए लगा रखा है भाई ऐसा ही। हाँ, ये तो सोच रहे मत क्या चल रहा है सर, है मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ क्या चल रहा है, अभी जितने संसाधन है हमारे पास, उन्हीं संसाधनों में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ज़्यादा संसाधन नहीं, खुश रहो मस्त रहो, जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल है उनमें ही काम करना चाहिए, मेरा पर्सनली मानना यह है। आप लोग भी जो भी संसाधन है आपके पास पढ़ें उनसे, और अपने पास देखो काम है अपना पढ़ाना, कर्म करना, और वो चीज़ मुझे बेहतरीन तरीके से शायद मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलो समझ आया यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे। हमारे राजस्थान में एक भू सर्वेक्षण जल रिपोर्ट आई थी, कब देख, केंद्रीय भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी 2020 में। कब आई थी, 2020 में। उसके अकॉर्डिंग बताया गया, देखो भारत में, देखिए विश्व का पहले बता चुका हूँ, भारत में कितना जल है सब विश्व का, भारत में विश्व का कितना जल है, विश्व का जल कितना है सर, आपको बताना सर 4%। 4% कितना परसेंट है, 4% है। राजस्थान में कितना है, राजस्थान में भारत का सतही जल, सतही जल समझते हैं क्या हो, सतही जल कहते हैं जैसे नदियों के रूप में, तालाब हो सकता है, नदी तालाब झील, इस तरीके से बांध, इसमें बांध भी लिख लो, नदी तालाब झील, ये हो गया आपका सतही जल। ठीक है, तो ये सतही जल कितना है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान रखना 1.16%। ठीक है, 1.16% ये आपको एग्जैक्ट रट्टा मानना है। क्या करना है, रट्टा मानना है। कितना परसेंट है सर, आपका 1.16% है, जो कि भू सतही जल है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में भारत का भूजल, अब भूजल देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दें, भूजल या भूमिगत जल, भूमिगत जल कितना है सर, आपको ये डेटा आपको ध्यान रखना 1.69%। और एक वेरिएशन थोड़ा सा कहीं मैं आपकी सुविधा के लिए बताता हूँ, 1.69% ही ज़्यादातर मैंने ऑथेंटिक चीज़ों में बुक्स में पढ़ा समझा, तो यही लिखा हुआ है। बाकी का बताता हूँ, किसी जगह आपको 1.72% भी आएगा तो आप इस पर भी जा सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ तक तो चीज़ें सर हमें समझ में अच्छे तरीके से आ गई, आगे कि नहीं। चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की बात करें, हमारे राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं 3 प्रकार की, देखो सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, और थोड़ा सा आगे मैं बताता हूँ कि जो ये टॉप बेसिक वाली चीज़ हो गई, अब मैं बताता हूँ आपको सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं जिससे समझ में आए। लिखते हुए जाएंगे, जो लिखा रहा हूँ वही लिखना है, छापते हुए जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए सिंचाई परियोजनाओं को बांटेंगे तो कितने, देखो एक बार समझा देता हूँ, पहले समझ लो। देखो सिंचाई परियोजना कितनी होती है, 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक तो होती है बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना, एक होती है मध्यम, और तीसरी होती है लघु। कितनी होती है, लघु, ये मैंने बताया था। अब बृहद क्या होती है, देखो पहले लघु समझो। लघु सिंचाई परियोजना क्या होती है, जिसका 0 से लेकर के 2000 हेक्टेयर तक की भूमि को सिंचित करते हैं। हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, लिख लो, सिंचाई की जाती है सर। वे परियोजनाएं जिनके द्वारा 2000 से लेकर के 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक की भूमि को सिंचित किया जाता है, वो कौन सी लघु परियोजना होती है।
जिनके द्वारा, जिन परियोजनाओं के द्वारा 2000 से लेकर के 10,000, कितना, 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है, भूमि को सिंचित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें बृहद की, बात करें 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित किया जाता है। ठीक है भाई, ये होती है। और ये कौन सी सिंचाई परियोजनाओं को मुख्य रूप 3 भागों में बांटेंगे। अब एक परियोजना और होती है, वो होती है बहुउद्देशीय सिंचाई जो परियोजना है। एक परियोजना को ही थोड़ा सा आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे। कौन सी उद्देश्य, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अभी बताऊंगा। थोड़ा समझ लो एक बार कि देखो बृहद सिंचाई परियोजना ये पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विकल्प देकर के कि कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है, ये इस तरीके से दिया होगा। तो आपको ध्यान रखना है 0 से लेकर के 2000 हेक्टेयर तक की जो भूमि को सिंचित करने वाली जो नहर परियोजना है उनको लघु परियोजनाएं बोलेंगे। राजस्थान में कितने, 41 याद करेंगे। ठीक है। मध्यम की बात करें तो ये 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि को सिंचित करेंगे, ये कितनी है, 5। नेक्स्ट बात करें बृहद सिंचाई परियोजनाओं की, ये कितनी है, 7। कितनी है, 7। तो टोटल हो गई आपकी कितने, 53। कितनी, 53। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है। चले अब सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने से पहले आपको एक चीज और सिखा देता हूं, वो है बहुउद्देशीय परियोजना। क्या, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है। चलो देखो, एक तो परियोजना क्यों, अब मैं बता रहा हूँ आपको बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, अच्छा चलने वाला है। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको, लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ लिखा देता हूँ, आसानी होगी थोड़ा सा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो आराम से स्लो मोशन समझेंगे। देखो बहु मीन्स होता है अधिक, उद्देश्य होता है उद्देश्य। देखो बहु का मतलब होता है, समझो, बहु का मतलब होता है अधिक, और उद्देश्य का मतलब होता है क्या, उद्देश्य का मतलब होता है, उद्देश्य कोई भी कार्य समझ लो, कोई काम समझ लो। ठीक है। उद्देश्य होता है उद्देश्य या काम। ठीक है, या कार्य समझ लो। ऐसी कोई परियोजना, परिभाषा समझेंगे बहुउद्देशीय, ऐसी कोई परियोजना जिसके द्वारा एक से अधिक कामों को किया जाता है, जिसके माध्यम से एक से अधिक कामों को किया जाता है। जैसे जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है, इससे क्या होगा, देखो इससे जो परियोजना बनाएंगे, इससे पीने के योग्य जल मिल जाए। क्या, इससे पीने के लिए क्या मिलेगा, पीने का पानी मिल जाएगा। सर पीने का पानी मिल गया हमें, या जल मिल गया, जल ठीक रहता है पीने के लिए। ठीक है, पीने का हमें जल मिल गया सर। ठीक है। इसके साथ में कोई नदी जा रही है, उसमें ऐसा करो, क्या करते हैं, उस पर विद्युत उत्पादन कर लेते हैं। क्या, लाइट बना लेते हैं, सब विद्युत उत्पादन हो गया। भाई देखो, एक तो हमने क्या पीने के लिए पानी यूज कर लिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, विद्युत टरबाइन वगैरह बना दी, तो यहाँ पर टरबाइन लगा दिए तो विद्युत का उत्पादन हो गया। इसके साथ में देखो खेतों के लिए हम सिंचाई कर लो, क्या कर लो, सिंचाई कर लिए खेतों के लिए। और कोई फैक्ट्री वगैरह उनके लिए पानी की भी क्या पूर्ति हो रही है। भाई पानी जाता है, जैसे रावत बाटा को, चंबल जो परियोजना है वहां से पानी जाता है, रावत बाटा को परमाणु संयंत्र है हमारा, कहाँ पर है ये आपको बताना है। ये चलो मैं ही बताया, ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है भाई। चलो तो ध्यान देंगे कि जैसे पीने को पानी मिल गया सर, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन भी हो गया सर, सिंचाई भी हो गया, और भी अन्य कामों में, अन्य कार्यों में उपयोगिता है सर इसकी, अन्य कार्यों क्या है, उपयोगिता है, तो उसे कहेंगे हम बहुउद्देशीय परियोजना। समझ आया कि नहीं आया। चलो तो लिख लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। थोड़ा सा लिखाते क्या है, बच्चों की तरह लिखाएंगे, मेन थोड़ी ना देना आपको। चलो इतना ही करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना की बात बता दिया मैंने, चलो लिखाएंगे नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। तो उद्देश्य मैं लिखा देता हूँ। जैसे आपको जैसे सिंचाई करना, एक तो काम क्या क्या होगा इसका, सिंचाई करना, बेसिक नॉर्मल लिखा देता हूँ, लिख लो सिंचाई। एक तो हो गया विद्युत उत्पादन, हो गया विद्युत उत्पादन, और पीने योग्य है। ठीक है, पेयजल, इसको लिख लो पेयजल।
ठीक है, और आदि कर लो, आदि मतलब और भी अन्य, ठीक है, और भी कुछ डॉट 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 वाला वाला वाला, ठीक है, समझ आए। तो इसमें यूज होगा कि इसका बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य होता है एक से अधिक काम एक साथ कर देना, ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। विश्व की बात करें, विश्व की पहली बहुउद्देशीय, अब परियोजना नहीं लिखूंगा बाद में। विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई टेनेसी नदी पर। कौन सी है? टेनेसी। कौन सी परियोजना? टेनेसी। ये है यूएसए। कहाँ पर है सर? अमेरिका में है सर। कब लाई गई सर ये? 1933 में। कब बनाएगी? 1933, ध्यान रखना कब है? 1933 में प्रथम या पहली बहुउद्देशीय परियोजना लाएगी। समझ आया यहाँ तक? ठीक है। हमारे भारत की बात करें, भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना कब आई थी? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता है, दामोदर। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, नदी घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। सर ये कब आई थी? हमारे भारत की बात करें तो भारत में बताना है आपको, ये एग्जैक्ट डेट ध्यान रखें, 18 फरवरी 1948। भारत की बात करें तो थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ते जाए। 18 फरवरी 1948 में भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना थी, क्या नाम है उसका? ठीक, पढ़ ले भाई, पढ़ लेना, ठीक है। तो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ है? ये आपकी झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड, और इसका कुछ क्षेत्र यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल वाले में भी ये संचालित की गई थी। झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, ठीक है, ठीक, ध्यान रखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना जो चलाई गई, इससे लाभान्वित कौन कौन से थे आपको बताना, झारखंड और आपकी पश्चिम बंगाल वाला कुछ एरिया। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के रेस्पेक्ट में बात करें मुख्य। अभी हम राजस्थान को पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? राजस्थान की है गंग नहर। कौन सी? गंग नहर को इसका दर्जा कब दिया गया था? गंग नहर का दर्जा दिया गया 1950 में। कब? 1950 में राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, उसका नाम क्या है? गंग नहर। समझ आया कि नहीं आया? एक बार दोबारा से समझ सकते हैं। विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना टेनेसी नदी पर यूएसए में, या 1933 में बनाएगी सबसे पहले। नेक्स्ट भारत की बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये 1948, ध्यान रख लिए, डेट ध्यान नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो, और नेक्स्ट बात करें राजस्थान की पहली, तो गंग नहर। राजस्थान कौन सी है? गंग नहर। सर सवाल आपके दिमाग में उठना चाहिए अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो, सर 1950 में कैसे? गंग नहर का निर्माण तो 1927 में कंप्लीट हो गया था, 26 अक्टूबर 1927 को। ये बहुउद्देशीय परियोजना का दर्जा के रूप में जो स्वीकार किया गया था वो 1950, ध्यान रखना है। बाकी का मैं गंग नहर को ही शुरू कर देता हूँ, आपको यहीं से समझाना शुरू करते हैं। बाकी का फिर कल की क्लास में हम इंदिरा गांधी नहर को शुरू करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मेजर टॉपिक है, क्योंकि उसको समझाना थोड़ा सा समय से उसके लिए। तो कल की क्लास में शुरू करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। आज एक छोटी सी परियोजना पढ़ लेते हैं जिसका नाम है गंग नहर। क्या? गंग नहर। गंग नहर कैसी परियोजना है? बृहद परियोजना है। कैसी परियोजना है गंग नहर? एक बृहद परियोजना है। तो लिखेंगे यहाँ पर पहली आज की हमारा जो टॉपिक है गंग नहर, ठीक है। गंग नहर कैसी परियोजना है? ये बृहद परियोजना। कैसी परियोजना है? कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि कौन सी बृहद है, कौन सी लघु है, मध्यम है। इस तरीके से भी आपको हर तरीके से फिट होकर के तैयार होकर ही जाना है, क्योंकि अब एग्जाम्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब कम से कम 15 से 20 बार जो चीज़ों को पढ़ करके जाएगा, रिवाइज करके जाएगा, हर चीज़ को दिमाग में रख के जाएगा ना, वही सफल हो पाएगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले की तरह के 1-2 बार पढ़ लिया, अब एग्जाम देने चले गए और पास हो गए, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। और स्टैंडर्ड बढ़ने के पीछे ही सबसे बड़ा कारण लगता है मुझे ऑनलाइन की शिक्षा है। ऑनलाइन की जो एजुकेशन आई है, इससे ना हर कैसा भी बच्चा हो, गरीब हो अमीर हो, कैसा हो, हर बच्चे के पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँच रहा है। अब ज़रूरत है कि दम लगाने की। जो ज़्यादा याद कर लेगा, जो पढ़ जाएगा, वो नौकरी ले जाएगा, अदरवाइज जो रह जाएगा। कंटेंट सभी के पास है, लेकिन उसको समझ कौन पाता है, पढ़ कौन पाता है, वही क्या बनेगा भाई? सिकंदर बनेगा। समझ आया? चलो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज, ठीक हो। देखो गंग नहर ये बृहद परियोजना, कौन सी परियोजना? बृहद सिंचाई परियोजना। ध्यान रखें कैसी परियोजना है? बृहद सिंचाई परियोजना है, ठीक है भाई। अब मैं ज्यादा नहीं कहे, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा, ये है हमारा कुछ राजस्थान। ये मैं बहुत बार
बना करके बता भी चुका हूँ आप लोगों को कुछ इस तरीके से, देखो ठीक है। वो ये इसी हिस्से से हमें थोड़ा सा काम पड़ने वाला है, बाकी का हमें कोई काम नहीं है, यही मैं ड्रॉ कर देता हूँ, समझेंगे। ये है राजस्थान। राजस्थान में ये जो जगह है, इस एक देखिएगा, एक जिला है यहाँ से, ये जिला है हमारा, कौन सा है, श्री गंगानगर। कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। इधर बात करें, एक नया नवगठित जिला बना दिया गया है जिसे, इसका नाम है सर अनूपगढ़। कौन सा गढ़, अनूपगढ़। इधर से ये जो सीमा जाएगी, इधर से ये आपका ये कंप्लीट होगा, ये हनुमानगढ़, और इधर से और ये हो गया आपका, ये समझो सुविधा के लिए ये हो गया बीकानेर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? यहाँ थोड़ा सा अपनी तरफ से ड्रॉ कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कौन सा जिला है, श्रीगंगानगर, ये है हनुमानगढ़, ये है अनूपगढ़, ये है बीकानेर। समझ आ गया सर, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक। होता क्या है, पहले इधर ये जो हम आज़ाद नहीं हुए थे उससे पहले इधर पंजाब वाले प्रांत में, कहाँ, पंजाब वाले प्रांत में हुसैनी, पंजाब वाले प्रांत में एक प्रेजेंट टाइम में एक बहावलपुर जिला पढ़ाया था मैंने आपको। कौन सा जिला पढ़ाया था, बहावलपुर पढ़ाया था। तो उस टाइम बहावलपुर भी अपने आप में रियासत हुआ करती थी। क्या हुआ करती, रियासत हुआ करती। उस टाइम पे क्या हुआ कि इस क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत मच गई। पानी की किल्लत मच गई तो लोगों के पास पानी नहीं था। तो बीकानेर के उस टाइम पे राजा हुआ करते थे गंगा सिंह। क्या नाम है, गंगा सिंह जी हुआ करते थे। गंगा सिंह जी को राजस्थान का और भारत का भागीरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ बोले या फिर भारत का भागीरथ बोले तो बताना है आपको, गंगा सिंह जी को बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो पानी की किल्लत को देखते हुए एक समझौता होता है। क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो पानी की किल्लत को लेकर के सबसे पहले एक समझौते की बताता हूँ। एक की डेट ध्यान रखेंगे, डेट है आपकी 4 सितंबर। ठीक है, 4 सितंबर 1920 की बात है। कब की बात है, 1920 को एक समझौता होता है। क्या होता है सर, समझौता होता है सर। पूरी कहानी समझते चलेंगे। समझौता किस किस के मध्य होता है, यहाँ पर एक तो है आपकी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत है, देखो बंटवारा नहीं हुआ उससे पहले की बात है, बीकानेर रियासत हो गई सर। बीकानेर के साथ में एक कौन सी रियासत होगी आपकी, एक बीकानेर हो गई, एक बहावलपुर हो गई, बहावल नगर। ठीक, बहावलपुर हो गई, बहावलपुर, ये बहावल नगर, ये भी आता है। ठीक है, और एक हो गई आपकी बीकानेर, बहावलपुर, और ये हनुमानगढ़ उस टाइम पे नहीं था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी का अगर कोई मिस प्रिंट आप लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं पहुँचनी चाहिए। ठीक है भाई, तो यही था। ठीक है, और पंजाब, ये ऊपर वाला जो पंजाब प्रांत में आता था, ये लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, पंजाब प्रांत भी इधर का ये था। इसके मध्य में क्या हो गई, एक संधि हो जाती है। तो बीकानेर के राजा हुआ करते थे गंगा सिंह। क्या नाम है, गंगा सिंह। याद करेंगे ऐसे किसी, लिखो गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी को ध्यान रखेंगे, इनको यहीं पे लिखा देता हूं, भारत या राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक लगा लेना, आधुनिक। ठीक है, आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब समझौता होता है यहाँ पर। गंगा सिंह जी क्या करते हैं भाई, यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। तो समझौता किसके लिए होता है, और यहाँ ये समझौता किसके लिए होता है, समझौता होता है सतलज नदी के जल को लेकर। क्यों, कौन सी नदी को, सतलज नदी के जल को लेकर के होता है कि सतलज नदी के जल को राजस्थान में लाया जाए। कहाँ लाया जाए सर, राजस्थान में लाया जाए। तो ध्यान रखेंगे, सतलज नदी के लिए जो जल समझौता होता है 4 सितंबर 1920 को, कब, बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब ये रियासत हुआ करती है। उस टाइम पे इनमें समझौता होता है। बीकानेर के राजा हुआ करते थे गंगा सिंह, जिन्हें आधुनिक भारत या आधुनिक राजस्थान का भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको समझ में आया होगा। तो सतलज नदी के पानी को राजस्थान में लाने के लिए समझौता होता है 4 सितंबर 1920 को। समझ आया कि नहीं, आ गया सर। अब क्या होता है सर, नींव रखेंगे। अब देखो यहाँ पे सतलज नदी, जहाँ देखो ये जो सतलज नदी इस तरीके से पंजाब ऊपर आ रही है। पंजाब में की देखो यहीं से कहानी शुरू करती है। ये है कौन सी नदी, सतलज नदी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पंजाब में एक जगह का नाम आता है, कौन सा, फिरोजपुर। कौन सा जगह, जिला है फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर में एक जगह का नाम आता है यहाँ पर हुसैनी वाला। कौन सा, हुसैनी वाला हेड बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, हुसैनी वाला हेड बॉक्स है। हुसैनी वाला पर यहाँ से एक नहर निकाल देते हुए धीरे धीरे ये नहर निकाल ली। ये जब राजस्थान में आएगी, गंगानगर में आएगी, तो प्रवेश करती है यहाँ पर शंख्य गांव। कौन सा गांव का नाम क्या है, शंख्य। गांव का नाम है शंख्य, गांव का नाम है शंख्य या संख्या या कहीं संख्या गांव में ये प्रवेश करेगी। अब होता क्या है,
हुसैनी वाला पर, कहाँ पर, हुसैनी वाला पर, यहाँ लिखा देता हूँ, वैसे अभी लिखा दूंगा आपको व्यवस्थित रूप से ध्यान समझेंगे कि हुसैनी वाला पर इसका जो क्या होगा, शिलान्यास, आधारशिला की बात करें, आधारशिला या शिलान्यास बोले तो, आधारशिला बोलो या शिलान्यास, आधारशिला रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है आपको बताना, आधारशिला रखी जाएगी कहाँ पर, हुसैनी वाला पर, कहाँ पर रखी गई सर, हुसैनी वाला। वर्तमान में ये कहाँ है, पंजाब में, वर्तमान में कहाँ पर है, पंजाब में, अपने भारत में नहीं, ये बंटवारा हुआ तो चलेगी, ठीक है भाई, वर्तमान में क्या कहाँ है, ये आपके वहां पर है, देखो हुसैनी वाला, ध्यान रखेंगे कहाँ है, हुसैनी वाला। अब हुसैनी वाला पे यहाँ पर आधारशिला, आधारशिला रखते हैं, कौन रखेंगे, यहाँ पर गंगा सिंह जी की मुख्य भूमिका थी, तो ये डेट ध्यान रखना है 5 सितंबर, कितना, 5 सितंबर 1921 की बात है, कब की बात है, 5 सितंबर 1921 को गंगा सिंह जी के द्वारा क्या रखी थी, इसकी नींव लगा दी जाती है, गंगा सिंह जी के द्वारा नींव लगा दी जाती है या आधारशिला रख दी जाती है, ये आपको समझ आया होगा, समझ रहा है ना, ठीक है भाई। देखो तो ये देखो गंगा नहर के बाद थोड़ा समझो, गंगा नहर राजस्थान की बृहद सिंचाई परियोजना, ठीक है सर, इसके सिंधु जो सतलज नदी है, इसके जल को राजस्थान में लाने के लिए, क्योंकि किल्लत थी, यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी, तो एक समझौता होता है 4 सितंबर 1920 को, बीकानेर, बहावलपुर, पंजाब रियासतों के बीच होता है। उस टाइम पे बीकानेर के राजा हुआ करते थे गंगा सिंह, गंगा सिंह जी को राजस्थान या भारत का क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, भागीरथ बोला जाता है। पानी पी लेता हूँ एक मिनट, ठीक है, आगे बात करें, डेट आती है आपकी 5 सितंबर 1921, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर 1920 है, यहाँ पर 1921 है। अब गंगा सिंह जी द्वारा नींव रखी जाए, आधारशिला बोलो या नींव भी बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी शब्द आपको देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नींव कब लगा दी गई सर, 5 सितंबर 1921 को लगा दी गई। अब इसका निर्माण शुरू हो गया 1922 से लेकर के, ये निर्माण कार्य कब से कब तक चला था, 1900, नींव तो यहाँ रख दी, अब निर्माण कार्य चलेगा आप लोगों का 1922 से लेकर के 1927 में कंप्लीट, कब कंप्लीट होती है सर, 1927 में सर ये कंप्लीट हो जाती है। कौन सी, गंगा नहर का काम 1927 में कंप्लीट होता है, लेकिन 1927 में थोड़ा सा मैं डेट एग्जैक्ट लिखा देता हूं आप लोगों को, देखिएगा यहाँ 1922 से शुरू हो गया, अब पूर्ण कार्य होता है, पूर्ण कब होता है कार्य, ये आपको ध्यान रखें 26 अक्टूबर 1927, 26 अक्टूबर 1927 को ये जो नहर है ये बनकर तैयार हो जाती है। एक क्वेश्चन और यहाँ याद है, इसके साथ ही ध्यान रखना हमेशा, विश्व की सबसे पहली पक्की नहर, क्या, विश्व की सबसे पहली पक्की नहर की बात करेंगे तो गंगा नहर ही है, याद रखना हमेशा के लिए कि विश्व की सबसे पहली पक्की, मतलब बढ़िया ईंट वेट लगा कर बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया था, तो बताना आपको कौन सी नहर, गंगा नहर ही आपकी। तो उद्घाटन होता है 26 अक्टूबर 1927 को, और उद्घाटन कौन करने आता है, तो अंग्रेजों को शासन था, लॉर्ड इरविन, कौन आते हैं, लॉर्ड इरविन आते हैं, लॉर्ड इरविन आते हैं जो कि उद्घाटन करेंगे। कौन करेगा उद्घाटन, कौन करेगा भाई, इसको लोकार्पण बोले तो कौन करेगा, 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इसको लोकार्पण कर दिया जाता है, ये आपको समझ आया होगा, ये थी। अब देखो थोड़ा सा, अब यहाँ से देखो, यहाँ ओशनी वाला से जैसे चल के आएगी, धीरे धीरे स्लो मोशन चल के आएगी, तो यहाँ पे संख्या गांव, क्या सांख्य गांव का नाम ध्यान रखना है, यहाँ से एंट्री करेगी तो गंगानगर में आएगी, कहाँ पर आएगी, गंगानगर शिवपुरी से, यहाँ पर देखो शिवपुरी, कौन सा जगह का नाम क्या है, शिवपुरी, कहाँ पर, गंगानगर में स्थान कौन सा, शिवपुरी। शिवपुरी पर आकर के, शिवपुरी पर आकर के थोड़ा सा पदमपुर, इधर देखो, इधर रायसिंह नगर आ गया, इधर रायसिंह नगर आ गया, और कुछ हनुमानगढ़ वाले एरिया में भी जाते हैं, कहाँ पर, बीकानेर, हनुमानगढ़, और देखो फिर अनूपगढ़, इस तरीके से ये नहर निकाली गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान समय में कौन कौन से हैं आपके देख रहे हैं, एक तो आपका होगा कौन सा भाई बताएंगे यहाँ पर, एक तो आपका श्री गंगानगर के बाद में कौन सा हो गया, ये आ गया अनूपगढ़ के साथ में। अब इससे क्या हुआ, ध्यान से समझो थोड़ा सा, जैसे ये नहर आ रही ना सर, आगे बीकानेर तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करते हैं सर, ये केवल ये तो, इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ इसी भाग को सिंचित करेंगे, इसका मतलब थोड़ा सा इधर उधर क्या थोड़ी सी नहरें निकाली जाएंगी, तो इधर से एक नहर निकाल लेते हैं, इस नहर का नाम है करनी, क्या, करनी शाखा, नाम क्या है, करनी शाखा निकाल देते सर, 4 शाखाएं निकालिए, कितनी शाखाएं निकाल जाती हैं आपकी, गंगा नहर से 4 शाखाएं निकालिए, करनी शाखा के बाद में एक शाखा और आती है, शाखा का नाम है समीजा शाखा, समीजा शाखा आती है, कौन सी शाखा आती है, समीजा शाखा आती है। समीजा शाखा के बाद में आती है इधर ये अनूपगढ़ शाखा, कौन सी आ गई, अनूपगढ़ शाखा। अनूपगढ़ के बाद में आती है एक आपकी
संमीजा हो गई लालगढ़ शाखा, ठीक है, लालगढ़ शाखा, ये आपको ध्यान में लिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हुए चलना। तो कितनी शाखा निकलती हैं? 4 निकलती हैं, और एक पहली करणी शाखा, संमीजा शाखा, और ये अनुपगढ़ तो वो है, सॉरी, अनुपगढ़ आपकी उसमें से निकलती, किसमें से निकलेगी? अनुपगढ़ निकलती आपकी जो इंदिरा गांधी नहर से, इसमें निकली लक्ष्मी नारायण, एक लालगढ़ एक लक्ष्मी नारायण, क्या याद रखना है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण शाखा है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर शिवपुरी श्रीगंगानगर में यहाँ से और जो बीकानेर तक जब भी आएगी तो सबसे पहले एक जो शाखा निकालेंगे करणी शाखा, दूसरी संमीजा शाखा, तीसरी लालगढ़ शाखा और चौथी लक्ष्मी नारायण शाखा। कौन सी शाखा? ये शाखाओं का नाम पूछ लेता बस आपसे कि कौन सी लालगढ़ शाखा किस नहर से निकाली गई, तो आपको बताना गंगा नहर से। कहाँ से? गंगा नहर से। आप इसी तरीके से लिख लेंगे भाई इनको, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? कितनी शाखाएं निकाली जाती है? 3 शाखाएं निकाली जाती हैं, ये आपको समझ आया गंगा नहर के बारे में। और गंगा नहर के बारे में और समझ लो, क्या समझेंगे गंगा नहर के बारे में? निर्माण बता दिया, कब से कब तक हुआ, उद्घाटन हो गया। और जो गंगा नहर परियोजना है, क्या गंगा नहर परियोजनाएं का निर्माण, अगर इंडिविजुअल जगह पूछी ना आपसे कौन कौन से, ये तो शिवपुरी से आएगा रायनगर, ये रायसिंह नगर आएगा और बीकानेर होते चले जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आया होगा। एक बार नोट्स भी चेक कर लेता हूँ इनकेस कोई चीज़ छूट तो नहीं गई आप लोगों की। हाँ, 1984 में एक गंगा नहर, क्या गंगा नहर लिंक नहर भी निकाली गई थी। कब? 1984 में। इसमें 1984 में क्या हुआ? गंगा नहर, ठीक है, गंगा नहर लिंक परियोजना, ठीक है, लिंक परियोजना भी यहाँ से निकाली गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, साथ ही चलेंगे, ठीक है। चलो, चैनल बोलो, लिंक चैनल। चलो, कुछ चीज़ ऐसी होती है, देखो हर चीज़ को अगर वैसे याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है, मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो। यहाँ तक समझ आया पूरा? एक बार दोबारा से समझेंगे, इसमें अगर कुछ चीज रह गया तो अभी याद भी आ जाएगा। देखो, हम पढ़ रहे गंगा नहर के बारे में। गंगा नहर के बारे में बात करें तो ये राजस्थान की ऐसी परियोजना है, इस बृहद सिंचाई परियोजना, ध्यान रखना आप लोगों को। तो सतलज नदी के, ध्यान सुनेंगे, सतलज नदी के जल को लेकर के, ठीक है भाई, एक समझौता होता है 4 सितंबर 1920 को बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब रियासतों के बीच होता है। उस टाइम पे बीकानेर के राजा हुआ करते थे गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी को राजस्थान का या आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। जब समझौता हो जाता है कि राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, किल्लत है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी समझौता हुआ था, पूरी मीटिंग हुई थी, ठीक है सर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 5 सितंबर 1921 को हुसैनीवाला से, क्या हुसैनीवाला पर इसकी क्या लगा दी जाती है? नींव लगा दी जाती है। नींव किसके द्वारा लगाई जाती है? आधारशिला लगाते हैं, किसके द्वारा रखी जाती है? तो बताना, गंगा सिंह जी के द्वारा, 5 सितंबर 1921 को। ये समझ आया। निर्माण 1922 से लेकर के 1927 में कंप्लीट होता है, और डेट ध्यान रखा, 26 अक्टूबर 1927 को निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाता है। कब? 26 अक्टूबर 1927 को। तो लॉर्ड इरविन उस टाइम पे इसका उद्घाटन या लोकार्पण करने के लिए आते। कौन आते हैं? लॉर्ड इरविन। लोकार्पण कौन करने आएंगे? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इसमें इसकी जो लंबाई, और लिख लो, इसमें लंबाई नहीं लिखा है क्या? लंबाई देखो, इसकी जो कुल लंबाई है, नहर की बात करें तो कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई आपकी 129 किलोमीटर। कितनी? 129 किलोमीटर। अभी मैं शाखाओं की लंबाई को नहीं जोड़ रहा हूं। अगर शाखाओं की लंबाई को, वृत्तकाओं की जो कुल लंबाई को जोड़ेंगे तो 1280 किलोमीटर। कितना है? 1280 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है सर? ये 129 किलोमीटर। जिसमें पंजाब में कितनी है सर? पंजाब में आपको बताना है पंजाब में कितने? 117 किलोमीटर, नहीं 112 किलोमीटर है। पंजाब में 112 किलोमीटर है, और हमारे राजस्थान में 17 किलोमीटर। कितना? राजस्थान में 17 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। कितना है? ये एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में गंगा नहर की लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब में 112 किलोमीटर है। अगर टोटल की बात करें, क्या जिसकी शाखाएं, इन सभी की लंबाई की बात करें, तो टोटल की बात करें तो 1280। कितना है टोटल? आपको ध्यान रखना है 1280 किलोमीटर। कितना? 1280 किलोमीटर,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये था इसके श्रेय के बारे में। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता, कर्नल हुआ करता था, प्रोबी कोटले, क्या प्रोबी केटले या मिलेगा कहीं कहीं, तो उनको भी इसका श्रेय दिया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ये थी हमारी गंग नहर पूरी की परियोजना। अब लिखाऊंगा तो देखो टाइम हो जाएगा, बाकी का आप लिख लेना एक बार कि हुसैनी वाला पंजाब से शुरू होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये आपकी बीकानेर तक जाएगी। उसे 4 शाखाएं निकाल जाएंगी, कौन सी करनी शाखा, संविजा शाखा, लालगढ़ और आपको लक्ष्मी नारायण शाखा, ये शाखाएं निकाली जाएंगी। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नीम कब रखी गई ये भी आपको बताना है। और दूसरी एक पॉइंट ये भी लिख लिएगा, क्या ये राजस्थान की पहली परियोजना, तो बता दिया आपको, राजस्थान की पहली परियोजना है, राजस्थान की पहली परियोजना सर, पहली नहर परियोजना है सर, राजस्थान की पहली नहर परियोजना है। दूसरी ये विश्व की पहली पक्की, क्या है, पक्की नहर परियोजना है। पक्की नहर परियोजना कौन सी है, यही आपको ध्यान रखना। ये थी आपकी छोटी सी क्लास आज की। कौन सी ये गंग नहर को कंप्लीट करा दिया, बाकी कल शुरू करेंगे और कल की क्लास में बढ़ाएंगे आगे। हम पढ़ेंगे कल इंदिरा गांधी नहर परियोजना को इन डिटेल में। यहाँ तक चीज़ें समझ आई हो तो अच्छी बात है, ठीक है भाई, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक भाई। मेहनत करें, और निश्चित रूप से अगर आप लोगों को चीज़ें मेरी अच्छी लग रही है, क्लास से अच्छी लगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। चलो इसको एक बार मिटा देता हूँ और फिर बंद करते हैं आप लोगों की क्लास को। साथ ही समझ आया कि नहीं आया, आया होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आप लोगों को आ गई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अपने यार दोस्तों को अगर क्लास अच्छा लगे तो कम से कम 10 लोगों को जरूर बताएं। क्या अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो कम से कम 10 लोगों को बताएं। और अगर आपको इन क्लासेस के नोट्स भी चाहिए तो मैं अलग से नोट्स भी पूरा का पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ नए नोट्स। तो नए नोट्स भी मैं आपको कंप्लीट होने के बाद वो भी प्रोवाइड आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। आरजीडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट रहता है फिर भी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करें, और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।